हमारी हेडिंग होगी आज की कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखो भाई, कूलाम का जो नियम है, कूलाम के नियम को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आवेशों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि आवेश की परिभाषा। देखो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, वो कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं उनको तुमको एक बार ढंग से उनको पढ़ना है। उसी के बाद तुमको ये कूलाम का नियम पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तुम कूलाम का नियम पढ़ रहे हो तो इसमें फिर तुम्हारे दिमाग में है ना कम बैठेगा, ये ध्यान रखना भाई। स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी आवेश के बारे में, आवेश की परिभाषा पढ़ी थी, आवेश के प्रकार पढ़े थे, आवेश के गुणधर्म पढ़े थे। उसके बाद हमने आवेशन की विधियां पढ़ी थी, आवेशन की 3 विधियां पढ़ी थी, तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद फिर हमारे जो टॉपिक आता है ना, वो है कूलाम का नियम। आवेशों के लिए कूलाम का नियम। देखो आवेशों के लिए कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है। आवेशों के लिए जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है, इसमें एक एक चीज हम ध्यान से पढ़ेंगे। सारी चीजों के बारे में हमको आना चाहिए, ध्यान से पढ़ना है तुमको। देखो कूलाम का जो नियम कहता है ना, वो क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है, कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले एक चीज और मैं तुमको बता देता हूँ। देखो भाई, आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, मैंने तुमको बताया था कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में हमेशा कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और यहाँ ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, ध्यान रखना, इस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, इस बल को हम विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल भी बोल सकते हो और इसको वैद्युत बल भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल भी बोल सकते हो और विद्युत बल भी बोल सकते हो, दोनों ही नामों से तुम इसको बोल सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो कौन से आवेशों की बात करेंगे। देखो स्थिर आवेशों की बात करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया भी था, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और स्थिर वैद्युतिकी में ध्यान रखना, हम है ना, हम कौन से आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का। स्थिर आवेश का मतलब है कि उनका वेग है ना जीरो है। वेग जीरो होने का मतलब यह है कि उनकी वेलोसिटी जीरो है, विराम अवस्था में आवेश रखे होंगे। तो हम यहाँ पे स्थिर आवेशों की बात करेंगे। और स्थिर आवेशों के बीच में भाई, आवेशों के बीच में लगने वाले जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसको हम वैद्युत बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, आवेशों के बीच में लगने वाला, आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसको हम वैद्युत बल बोलते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर दोनों के दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है, अगर दोनों के दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है ना, स्थिर अवस्था का मतलब वो विराम अवस्था में अगर रखे हुए हैं, तो उस बल को हम स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि भाई आवेश जो होंगे ना वो स्थिर अवस्था में होंगे। इस चैप्टर में कोई सा भी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक में आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। और स्थिर अवस्था में अगर रहेगा तो उस आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या नाम देंगे, स्थिर वैद्युत बल नाम देंगे। चाहे से वो आकर्षण प्रकृति का हो, चाहे से वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति को हम वैद्युत बल बोलेंगे। और आवेश अगर स्थिर होता है तो उसको हम स्थिर वैद्युत बल नाम दे देते हैं। भाई आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको हम स्थिर वैद्युत बल नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक चलेंगे उनमें हम डायरेक्ट बोलेंगे भाई स्थिर वैद्युत बल। तो तुमको पहचान लेना है कि भाई स्थिर वैद्युत बल किसको कह रहे हैं हम, स्थिर वैद्युत बल हम किसको कह रहे हैं। स्थिर तो हम इसलिए बोलेंगे कि भाई आवेश स्थिर अवस्था में है। वैद्युत बल ध्यान रखना, आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल, स्थिर अवस्था में आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। ध्यान रखना ये वर्ड हमारे इस नियम में यूज होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बताया है कि भाई स्थिर वैद्युत बल हम किसको बोलेंगे। अगर दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, ये नियम हमसे ये कहता है कि भाई यहाँ पे दो आवेश रखे हुए हैं। रखे हुए का मतलब ये है कि स्थिर अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। यहाँ पर दो आवेश है Q1 और Q2। यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 स्थिर अवस्था में कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। एक चीज और मैं तुमको बता देता हूँ। देखो इस नियम को पढ़ने से पहले, वैसे तुमको सभी को मालूम भी होगा पहले से, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को अगर पता नहीं हो तो एक बार मैं तुमको ये बता देता हूँ कि भाई
परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण अगर किसी भी भौतिक राशि का या किसी भी राशि का लिया जाता है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर माइनस में भी कोई मान है, अगर माइनस में भी कोई मान है तो वो किस में आएगा हमारे पास? प्लस में आएगा। अगर उसका परिमाण ले लिया जाएगा तो ध्यान रखना वो जो माइनस का मान होगा वो भी किस में हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, और प्लस का तो प्लस में ही रहता है, हमेशा ये ध्यान रखना। कुल मिला के बात ये है, अगर हम कोई सी भी राशि का अगर परिमाण लेंगे, कोई सी भी राशि का अगर परिमाण लेंगे तो हमेशा ध्यान रखना वो राशि किस में बदल जाएगी? प्लस में आएगी, प्लस में मान आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमको आवेशों का परिमाण लेना पड़ेगा इस नियम में। तो देखो भाई, कूलॉम का जो नियम है वो हमसे ये कहता है कि जैसे दो स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2 और ये r दूरी पर रखे हुए हैं। कौन सी दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर। अब यहाँ पे जो Q1 और Q2 आवेश रखे हैं ना, स्थिर अवस्था में है, ये कोई सी भी प्रकृति के तुम्हारे पास हो सकते हैं, समान प्रकृति के भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब इन दोनों आवेशों के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा ना, उस बल को हम क्या नाम देंगे भाई? ये दोनों के दोनों स्थिर अवस्था में आवेश रखे हुए हैं और इस बल को हम नाम देंगे स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल नाम देंगे? स्थिर वैद्युत बल। तो देखो भाई, ये जो कूलॉम का नियम होता है वो क्या कहता है? कूलॉम का नियम ये कहता है कि भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश हमने यहाँ पे Q1 और Q2 मान लिया और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे r है, तो यहाँ पे कूलॉम का नियम हमसे ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश यानी कि Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है, नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ पे इस नियम को कैसे बोलेंगे? देखो, इस नियम को हम बोलेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान। स्थिर वैद्युत बल का मतलब बल को हम यहाँ पे F के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, फोर्स होता है ना, तो इसको हम F के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है, स्थिर वैद्युत बल यानी कि F का जो मान होता है, वो ध्यान रखना दोनों स्थिर बिंदु जो आवेश होंगे ना, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण का मतलब दोनों तरफ तुमको मोड़ लगाना है। यहाँ पे दो आवेश Q1 और Q2 लिए हैं, तो इन दोनों के परिमाणों का गुणनफल की क्या होगा? समानुपाती। तो इसको फॉर्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं, F समानुपाती क्या होगा भाई? Q1 का परिमाण इनटू पे क्या आएगा भाई? Q2 का परिमाण। यानी कि अभी हमने क्या बोला है, देखो तुमको ये जो लैंग्वेज है ना, इसको याद नहीं करनी है, तुमको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले से अपने आप लैंग्वेज बन जाएगी। अभी हमने क्या बोला है? अभी हमने इस नियम में ये बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान, स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के, यानी कि जिनके बीच में जो बल लग रहा है ना, उन दोनों आवेश यानी कि Q1 और Q2 दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण का मतलब यहाँ पे मोड़ ले रखा है, दोनों तरफ हमने दो दो डंडे लगा रखे हैं। परिमाण तुमको पता है कैसे लेते हैं, और परिमाण लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों आवेश चाहे से प्लस में हो चाहे से माइनस में हो, परिमाण लेने के बाद किस में आएंगे? प्लस में ही आएंगे, ध्यान रखना इस नियम में। तो यहाँ पे दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की क्या होगा भाई? समानुपाती होगा। परिमाणों के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ये तो समीकरण 1 हो गया, ये तो क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। पहली बात तो इसने ये बताई थी, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के क्या होता है भाई? गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात तो उसने ये बताई थी। अब पहली बात तो ये बताई थी, दूसरी बात उसने क्या बताई थी? दूसरी बात भी तुमको पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पे दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है ना, उसको हमने क्या मान रखा है? स्मॉल r मान रखा है। अब स्मॉल r अगर दूरी को मान रखा है ना, तो दूसरी बात उसने ये बताई थी कि इस स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है, इस स्थिर वैद्युत बल का जो मान दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको अगर फॉर्मूले के रूप में हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भाई? फॉर्मूले के रूप में हम इसको लिख सकते हैं F समानुपाती 1/r²। इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? F समानुपाती 1/r²। यहाँ पे दूरी का वर्ग, दूरी का जो वर्ग है वो क्या है? इस बल के व्युत्क्रमानुपाती है।
भाई समानुपाती का मतलब होता है सामने अगर कोई राशि है तो वो समानुपाती कहलाएगी, एक के बटे में अगर है ना तो वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगी। और समानुपाती का मतलब होता है एक राशि का अगर मान बढ़ेगा तो समानुपाती जिसके है उसका भी मान बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो भाई कूलाम ने क्या बताया था हमको, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है ना, वो ध्यान रखना दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल r जो है ना वो दूरी है, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं इसको, कूलाम का नियम। वापिस से एक बार मैं लैंग्वेज तुमको बता देता हूँ, फिर इस नियम को हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे काफी सारी चीजें हैं जिनको हमको जानना है इस नियम में। अभी देखो इसका जो स्टेटमेंट है कूलाम के नियम का वो क्या है। कूलाम के नियम का स्टेटमेंट ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को तुम स्थिर वैद्युत बल भी बोल सकते हो, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान या फिर स्थिर वैद्युत बल का जो मान है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। और कूलाम के नियम के अनुसार हमने दोनों समीकरण यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों आवेशों के परिमाणों के तो गुणनफल के समानुपाती हो गया और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर दो आवेशों के बीच में, अगर दो आवेशों के बीच में कूलाम का जो नियम है, या फिर दो आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत बल जो लग रहा है ना, उस स्थिर वैद्युत बल का जो मान है वो आवेश पर और दूरी पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा, उस चीज को हम यहाँ पे इस नियम में देखते हैं। Q1 और Q2 का मान बढ़ेगा, यानी कि दोनों आवेशों का, जिन दो आवेशों के बीच में तुम बल ज्ञात कर रहे हो ना, उस आवेशों के बीच में, उन दोनों आवेशों के बीच में अगर मान लो तुम बल का मान याद कर रहे हो, तो उस बल का जो मान है ना वो ध्यान रखना दोनों आवेशों पर डिपेंड करेगा और बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर आवेशों का मान तुम बढ़ाओगे, अगर आवेशों का मान तुम बढ़ाओगे ना तो इस बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई आवेश का मान अगर बढ़ेगा तो स्थिर वैद्युत बल यानी कि उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी को तुम बढ़ाओगे, अगर बीच की दूरी को यानी कि स्मॉल r का मान अगर तुम बढ़ाओगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे इस बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब ये है, कूलाम का नियम हमको ये बताता है कि अगर आवेशों का मान बढ़ाओगे तो बल का मान भी बढ़ेगा, आवेशों का मान कम करोगे तो बल का मान भी कम होगा। अगर दूरी की बात की जाए तो बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाओगे तो बल का मान कम होगा, और बीच की दूरी को अगर कम करोगे तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो इस नियम को और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण आ रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को अगर हम मिलाकर लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से दोनों समीकरणों को अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखेंगे F समानुपाती Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण और बटे में हमारे पास आता है R स्क्वायर। क्या आता है बटे में, R स्क्वायर आता है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास F समानुपाती Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में हमारे पास R स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हमने मिलाकर के लिख दिया। अब देखो, अब इसको और आगे हम सोल्व करते हैं। और आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, और आगे सोल्व करने के लिए हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। अब देखो समानुपाती का जो चिन्ह होता है ना, इसको जब भी हटाया जाता है तो तुमको पता होगा पहले से भी कि एक नियतांक आता है जिसको हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। कौन सा नियतांक कहते हैं, समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर, समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर हमारे पास कौन सा नियतांक आता है, तो यहाँ पे देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर हमारे पास यहाँ पे है ना एक नियतांक आता है, जिसको हम कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं, k के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, k के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको हम समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं। और आगे इसकी और भी चर्चा करेंगे। बाकी फॉर्मूले को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या आता है, q1 का परिमाण
बटे में आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनकर के तैयार होता है। इस समीकरण को यानी कि इस फॉर्मूले को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुमको ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। F बराबर होता है K Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में क्या होता है? R स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 और Q2 तो क्या होते हैं? दोनों आवेश होते हैं। और R क्या होता है भाई? R यहाँ पे होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। R यहाँ पे क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे अगर तुमसे मान लो कोई भी दो आवेशों के बीच में, केवल दो आवेशों के बीच में अगर तुमको कहीं पर भी बल का मान निकालना है, दो स्थिर आवेशों के मध्य अगर तुमको बल का मान निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। F बराबर होता है K Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में होता है R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 तो दोनों आवेश हो गए, R यहाँ पे क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। अब बात कर लेते हैं K की। तो K क्या होता है यहाँ पे? K देखो ये एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। और इस समानुपाती नियतांक को, इस समानुपाती नियतांक को हम स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं इस चीज को लिख देता हूँ, जहां जहां K क्या है भाई? स्थिर वैद्युत बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। और इसको हम एक नाम से वो जानते हैं भाई, K को हम स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कह सकते हैं और इसको एक नाम से और जान सकते हैं। और वो नाम क्या है? वो नाम ध्यान रखना, इसको हम कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं। अब देखो इसको स्थिर वैद्युत बल नियतांक क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत बल है। और दूसरी बात ये एक नियतांक है, तो इसको बोल दिया गया है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। दूसरी बात ये किसका नियम पढ़ रहे हैं हम? कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम कूलाम नियतांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कूलाम नियतांक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले में जो K है ना, इस K का मतलब क्या है? कूलाम नियतांक या फिर स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी इसको बोल सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका मान क्या होता है, K का मान क्या होता है। तो एक चीज मैं तुमको ये बता देता हूँ, एक चीज मैं तुमको ये बता देता हूँ कि भाई K का जो मान होता है ना, K का जो मान होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? माध्यम पर डिपेंड करता है और मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है। मात्रक पद्धति का मतलब तो ये होता है कि अलग अलग पद्धतियों में, अलग अलग पद्धतियों में इसका जो मान होता है ना वो अलग अलग होता है। अलग अलग पद्धति का मतलब जैसे एमकेएस में इसका मान अलग होगा, सीजीएस में इसका मान अलग होगा। तो एक तो मात्रक पद्धति पर इसका मान डिपेंड करेगा और दूसरी बात अलग अलग माध्यम पर भी इसका डिपेंड करता है मान। यानी कि अलग अलग माध्यमों के लिए, जैसे वायु के लिए इसका मान अलग होगा, पानी के लिए इसका मान अलग होगा, कांच के लिए इसका मान अलग होगा। तो अलग अलग माध्यमों के लिए भाई जैसे दो आवेश वायु में रखे हुए हैं तो उसके बीच में लगने वाले बल का मान कुछ अलग होगा। कांच में अगर दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल का मान कुछ अलग होगा। पानी में रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाले बल का मान अलग होगा। तो उनके लिए कितना कितना होता है वो चीज भी मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहली बात तो तुमको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो स्थिर वैद्युत बल नियतांक होता है, यहाँ पे जो स्थिर वैद्युत बल नियतांक होता है इसका मान दो चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीज कौन कौन सी हैं? दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना कौन कौन सी हैं। दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो माध्यम पर और दूसरा मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ K का मान, K का मान माध्यम पर तथा मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है। मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। अब देखो भाई K का जो मान होता है वो मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर डिपेंड करता है। अब देखो
भाई यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला बताना है F बराबर K Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में क्या होगा R स्क्वायर होगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई अलग अलग माध्यमों में अगर इसका मान अलग अलग होता है ना, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई निर्वात में इसका मान कितना होता है, यानी कि निर्वात के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। भाई ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है समीकरण 4, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हमको इस फॉर्मूले को निर्वात के लिए लिखना है ना, निर्वात का मतलब सभी जानते होंगे, निर्वात का मतलब होता है निर का मतलब नहीं और वात का मतलब हवा, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, निर्वात बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम निर्वात के लिए लिखेंगे ना, तो निर्वात के लिए तो इसका मान कितना होगा फॉर्मूले का, और माध्यम के लिए कितना होगा, तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वात की। तो देखो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, निर्वात के लिए निर्वात के लिए इस फॉर्मूले का मान क्या होगा। भाई निर्वात के लिए दो आवेशों के बीच में लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा, उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो निर्वात के लिए लगने वाले बल का मान देखने के लिए भाई तुमको करना कुछ भी नहीं है, ओनली तुमको क्या करना है, ओनली तुमको यहाँ पे के का मान रखना है। के यहाँ पे क्या है, स्थिर विद्युत बल नियतांक, और स्थिर विद्युत बल नियतांक का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण इस बल का जो मान आएगा ना, वो अलग अलग माध्यमों में हमारे पास अलग अलग आएगा। तो हमको के का मान अगर पता है अलग अलग माध्यमों के लिए, तो हम इस फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। तो के का जो मान होता है वो निर्वात में कितना होता है, उस मान को इस फॉर्मूले में अगर हम रख देंगे समीकरण 4 में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, निर्वात के लिए बन जाएगा। तो देखो निर्वात के लिए इस के का मान कितना होता है, इसको हम देखते हैं। निर्वात के लिए जो के का मान होता है ना, के का जो मान होता है वो निर्वात के लिए कितना होता है, निर्वात के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अभी फॉर्मूले के रूप में मैंने इस के का मान लिखा है। यहाँ पे के का जो मान होता है निर्वात के लिए वो होता है 1/4 पाई। पाई का मान सभी जानते होंगे कितना होता है भाई, पाई का मान 22/7 भी बोल सकते हो या 3.14 भी बोल सकते हो। पर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, यहाँ पे ये जो सिंबल है मैंने तुमको 11th में भी बताया था, इस सिंबल को तुम ऐसे भी बना सकते हो, इस सिंबल को तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये भी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा। या फिर इस सिंबल को तुम ना ऐसे भी बना सकते हो, ये भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, और एप्सिलॉन जीरो भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे इस के का जो मान है ना वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को तुम दो तरीके से बना सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को ऐसे भी बना सकते हो और एप्सिलॉन नॉट को तुम ऐसे भी बना सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आप देखिए ये एप्सिलॉन होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को ध्यान रखना हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसको मैं नीचे लिख भी देता हूं, देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब बात ये आती है कि भाई निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है। बात ये आती है कि निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है। एक एक चीज को मैं तुमको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। निर्वात की विद्युतशीलता को पढ़ने के लिए हमारे अभी एक आगे एक टॉपिक आएगा विद्युत बल रेखाओं का। विद्युत बल रेखाओं का एक टॉपिक आएगा। अभी के लिए ओनली इसका नाम ही तुमको ध्यान रखना है कि भाई विद्युत बल रेखाएं भी कोई चीज होती हैं। अभी के लिए तुमको इस टॉपिक का ओनली नाम ध्यान रखना है, विद्युत बल रेखाएं, की भाई विद्युत बल रेखाएं भी कोई चीज होती हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा इसकी क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता की। निर्वात में विद्युत बल रेखाओं के पाए जाने की क्षमता, ये जो परिभाषा है वो तुमको बुक में भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। निर्वात की विद्युतशीलता किसको कहते हैं, निर्वात में विद्युत बल रेखाओं के पाए जाने की क्षमता क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ध्यान रखना निर्वात में विद्युत बल रेखाओं के पाए जाने की क्षमता जो होती है ना, निर्वात का मतलब तो होता है जहां पे वायु नहीं हो,
और विद्युत बल रेखाएं जो है ना, इसको हम थोड़ा सा अभी आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए ओनली इनका नाम ही ध्यान रखना। तो निर्वात में विद्युत बल रेखाओं की पाई जाने की जो क्षमता होती है उसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। अब बात ये आती है कि भाई के का जो मान होता है ना, वो गणितीय मान इसका कितना होता है? के का मान। तो देखो के का मान निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले में आपको देखो पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान फिक्स होता है, गणितीय वैल्यू क्या होती है इसकी? गणितीय मान इसका होता है 22/7। तो इसमें हम रख देंगे। अब बात ये आएगी के का मान निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए हमारे पास दिक्कत ये आएगी कि भाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तभी तो हमारा इसको सॉल्व करके के का मान निकालेंगे। तो इसका मान भी तुमको डायरेक्ट याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी न्यूमेरिकल तुम करोगे आगे से संबंधित मैक्सिमम न्यूमेरिकलों में, मैक्सिमम न्यूमेरिकलों में एप्सिलॉन नॉट का मान तुम्हारे यूज होगा और वो तुमको डायरेक्ट याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो इसका मात्रक ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये मात्रक कैसे आया? ये मात्रक कैसे आया? तो मात्रक निकालना मैंने तुमको बता दिया है। क्लास में 11th क्लास में तुमने मात्रक निकालना अच्छी तरीके से पढ़ा है। इस फॉर्मूले को अगर तुम इस फॉर्मूले में रखोगे ना समीकरण 4 में, तो वहां से तुम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हो और उसका मात्रक आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। मात्रक निकालने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो अलग से वो पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम तो कूलम स्क्वायर जो होता है न्यूटन, यहाँ पे बल का मात्रक होता है। और मीटर यहाँ पे क्या होता है? मीटर यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है। तो ये मान होता है एप्सिलॉन नॉट का। डायरेक्ट तुमको वैल्यू याद रखनी है। अब देखो जब हम यहाँ पे के इस फॉर्मूले में, के इस फॉर्मूले में सारे मान रखकर इसको सॉल्व करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करने के लिए तुमको इसका मान डायरेक्ट याद रखना है, सॉल्व करना नहीं है तुमको। डायरेक्ट इसकी वैल्यू तुमको याद रखनी है। और वो मान तुम्हारे पास आता है, वो मान तुम्हारे पास आता है 9 इंटू 10 की घात 9। 9 इंटू 10 की घात 9 तुम्हारे पास आएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में क्या होगा? कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक तो सभी को पता होगा कैसे आया है। कैसे आया है? यहाँ से जो समीकरण 4 में तुमको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ से के का मान निकालो, अपने आप मात्रक आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, बल के पास में बचल गुना हो गया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों आवेश नीचे रहेंगे, बचल गुना हो गया तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब तो तुमको पता होगा कैसे आया है। तो के का फॉर्मूले के रूप में मान तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गणितीय मान इसका होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान भी तुमको पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी तुमको पता रखना है। इसकी परिभाषा मैंने तुमको क्या बताई है? निर्वात में विद्युत बल रेखाओं के पाए जाने की जो क्षमता होती है, निर्वात में विद्युत बल रेखाओं की पाई जाने की जो क्षमता होती है उसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमको? हमने के का मान निर्वात के लिए पढ़ लिया है। इस मान को अगर हम समीकरण में रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको अगर हम समीकरण 4 में रख देंगे तो वहां पर जो स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है ना, वहां पर जो स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, वो फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? निर्वात के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। निर्वात में अगर दो आवेशों पे लगने वाला बल का मान अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस मान को ओनली तुमको समीकरण 4 में रखना है। तो देखो रखो समीकरण 4 में के का मान रखने पर
समीकरण 4 में k का मान रखने पर अगर k का मान रखेंगे तो f बराबर तुम्हारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी चीज को ऐसे कैसे लिख दो q1 q2 बटे में तुम्हारे पास आ जाएगा r स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे पास आया है, यहाँ ये जो बल है ना, ये ध्यान रखना निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए नीचे लिख देता हूँ निर्वात। इस बल के नीचे मैंने छोटा सा क्या लगा दिया है, निर्वात लिख दिया है, जिससे हमको पता लग जाएगा कि भाई दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल किसके लिए है, निर्वात के लिए है। तो निर्वात के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 का परिमाण q2 का परिमाण बटे में यहाँ पे है r स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना दोनों जो आवेश है वो परिमाण के रूप में तुमको लेने हैं, और परिमाण का मतलब है अगर माइनस में भी अगर आवेश दे रखे हैं तो तुमको यहाँ पे किस में लेना है, प्लस में लेना है। ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट याद रखना है। अगर तुमसे कभी भी पूछा जाता है कि भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात के लिए लगने वाला जो बल होता है उसका मान कितना, हाँ भाई, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोष्टक में लिखना स्थिर वैद्युत बल, कोष्टक में लिखना स्थिर वैद्युत बल का मान, स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम कहलाता है, यह कूलाम का नियम कहलाता है, यह कूलाम का नियम कहलाता है। फिर नीचे लिखना है तुमको नई लाइन से लिखना है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश q1 व q2, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश q1 व q2, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश q1 व q2 स्मॉल r दूरी पर रखे हों, स्मॉल r दूरी पर रखे हों, स्मॉल r दूरी पर रखे हों, तो कूलाम के नियम से तो कूलाम के नियम से ऐसे करना, कूलाम के नियम से लिखने के बाद उसको डैश करके और नीचे ये डायग्राम बनाना और इसको पूरे को ना उतार दो। यहाँ पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर तुमको इसको पूरे को उतार देना है, ऐप के आगे